नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नए मौकों को बनाने के लिए एमएसएमईज को कई फ्रंट्स पर काम करने की जरूरत है। कारोबार करने के तरीके तेजी से बदल रहे हैं, तो ऐसे में यह जरूरी है कि स्मॉल बिजनेसेस भी उसके हिसाब से खुद को बदलें और कदम बढ़ाएं। इस दौर में एचआर की बदलती भूमिका और न्यू स्किल्स पर आज हम फोकस करेंगे। हम इस सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं अनिल भारद्वाज, सेक्रेटरी जनरल फिस में, और प्रोफेसर कजारी मुखर्जी, जो आईएम इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। अनिल जी, शुरुआत आपसे। जैसे इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता है, एमएसएमईज की भूमिका खास रहने वाली है। इस नए दौर में स्किल, स्केल, स्पीड की जरूरत है। चुनौतियों के बीच तैयारियां कैसी दिखती हैं आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी भी एमएसएमई पूरी तरह से तैयार नहीं है। जो चैलेंजेस अभी भी उनके सामने दरपेश हैं उनको लेकर भी, और जो नए आने वाले हैं चैलेंजेस उनको लेकर भी। और इसीलिए हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में, खासकर मैं मैन्युफैक्चरिंग के पर्सपेक्टिव से ही ज़्यादा बात करूंगा, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो हम 15% से ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी, और बल्कि वो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो तैयारी है और कई फ्रंट्स पर ज़्यादा करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग को ही हम लें यदि, तो एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है लगातार, चाइना से और ईस्ट एशियन कंट्री से और देशों से सामान ऐसा आ रहा है जो भारत में पहले बनता था या बन सकता है अभी भी। और उसकी जो 2-3 वजह है, उसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल एक बहुत बड़ा वजह है, टेक्नोलॉजी का पिछड़ापन बहुत दूसरा वजह है, और इसके साथ साथ कुछ तीसरे तरह के नए तरह के चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि जो क्लाइमेट चेंज से एमर्ज हो रहे हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, इंडस्ट्री 4.0 के इस दौर में डिजिटल जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है, एमएसएमईज को कैसी स्ट्रैटेजीज पर काम करना चाहिए? We are right now in midst of IR 4.0. As a result, जैसे आपने खुद ही कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, और इस बदलते दुनिया के साथ कदम मिलाने के लिए एसएमईज को भी अपना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं गेम को अप करना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले सालों तक काम होता रहा है, उसी तरह से अगर आगे भी हम काम करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा। So whatever gave solutions to the problems of the past will not work इन टूडेज टाइम। ये तो सबसे पहले उनको अपने दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये सीख तो जो टॉप मैनेजमेंट ऑफ एसएमई है उसको पहले लेना पड़ेगा। उसके बाद है कि हम कहते हैं IR 4.0। तो IR 4.0 का मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है that machines will talk with each other and take decision. That is the arena of IR 4.0। अभी तक हम समझते थे कि जो वही काम ऑटोमेटेड हो जाएगा जो लो स्किल जॉब है, पर अभी काफी हाई स्किल जॉब्स भी ऑटोमेटेड होने लगेंगे। तो इसके चलते हमारे एसएमईज को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उनको खुद अपनी जानकारी बढ़ानी पड़ेगी कि किस किस तरह से क्या क्या इफेक्ट उनके ऑर्गेनाइजेशन या उनकी कंपनी में आने वाला है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, उनको देखना पड़ेगा दैट जिस तरह से उनका काम चल रहा था या जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज वो बनाकर बेच रहे थे, उसकी फ्यूचर में उसकी एक्सपेक्टेशन और उसकी एक्सेप्टेशन कितनी है। हो सकता है कि जो भी प्रोडक्ट और जो भी सर्विसेज में वो काम कर रहे थे उसकी फ्यूचर ही बहुत डाउटफुल है। दूसरा उत्तर ये भी है कि जैसे ही हम IR 4.0 में हैं तो मेनी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी का दूसरा पहलू है कि हम अपॉर्चुनिटीज को देखें, अपॉर्चुनिटीज गैप को समझें और ये भी सोचें कि हम उस अपॉर्चुनिटीज का कैसे फायदा उठा सकते हैं। अनिल जी, देखा जाए तो एमएसएमईज के जरिए 15 करोड़ रोजगार के मौके मिले हुए हैं। ये इकोसिस्टम किस तरह से एमएसएमई इंडस्ट्री को वर्कफोर्स की अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर सपोर्ट कर सकता है? देखिए, स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी पड़ने वाली है, और उसकी वजह जैसे मैंने बताया कि भारत के बेशतर जो एमएसएमई सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट, चाहे इंजीनियरिंग हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, लेदर इंडस्ट्री हो, ये सब इंडस्ट्रीज में काफ़ी गुंजाइश है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की।
और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और फाइनेंसिंग, ये दोनों चीजें यानी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड एक्सेस टू फाइनेंस ही ये डिटरमिन करेगी कि स्किल्स का रिक्वायरमेंट भारत में कितना होने वाला है। देखिए यदि हम बात करते हैं कि जो मेक डू टेक्नोलॉजी है, जिसे हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यदि पर उसी पर एमएसएमई सेक्टर चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत स्किल्ड मैन पावर की भारत में जरूरत होने वाली है। पर वो चीज़ तो जैसा मैंने कहा कि उसकी कोई संभावना नहीं है आगे। तो आगे यदि ग्रोथ करनी है, सर्वाइव करना है, तो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ ही जो टेक्निकल नो हाउ के लिए जो आपको चाहिए स्किल्स, उसकी अलग तरह की रिक्वायरमेंट भारत के अंदर ज़्यादा पैदा होगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ड्राइव करेगी कि आपको स्किल्स क्या चाहिए। इसके अलावा कुछ स्किल ऐसी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी, जो आने वाले आज जो नया एआई की वजह से जो नए तरह के जॉब्स क्रिएट होंगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी या ड्रोन्स की वजह से क्रिएट होंगी, जिसे हम कहते हैं कि न्यू एज स्किल्स की जो एक अलग रास्ता हमारा खुल रहा है, वो एक दूसरा रास्ता है। पर मैं समझता हूँ कि वो फिर भी बहुत ही निश एरिया होगा। मैक्सिमम स्किल्स जिस एरिया में अब यूज होंगी मैन्युफैक्चरिंग में, वो हमारी जो अभी तक की टेक्नोलॉजी है उससे थोड़ा सा लेवल 2 यानी अपर लेवल की हो। अनिल जी, अंतरिम बजट इस बात पर जोर देता है कि अमृत काल में एमएसएमईज की अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग पॉलिसी प्रायोरिटी में शामिल है। साथ ही ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का भी जिक्र किया गया है। इस पर आपकी क्या राय होगी? फिसमे में हमारा मानना है कि ये बजट बेहद महत्वपूर्ण बजट है एमएसएमई के लिए, और मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इस बजट में जो एमएसएमई के भविष्य को लेकर जिस तरह की सपोर्ट प्रोग्राम्स सरकार लाने वाली है मोदी 3.0 में 3.0 में, वो उसका एक खाका आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं। उसका एक रोड मैप, उसका ब्लूप्रिंट साफ दिखाई पड़ता है। तो वो कैसे दिखाई पड़ता है? सबसे पहले तो इस बात को माना है कि टेक्नोलॉजी की नीड है, ट्रेनिंग की नीड है, लेकिन जो सबसे जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के लिए, उसके अडॉप्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंसिंग की। एक बहुत सारे एमएसएमईज ऐसा अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहेंगे, यदि उनको फाइनेंसिंग जो है अवेलेबल हो और ऐसी शर्तों पर अवेलेबल हो कि वो 3-4 साल में, 5 साल में उस मशीन की जो कीमत है उसको रिपे कर सके, यानी रिपेमेंट पीरियड कम हो। ऐसा तभी होता है जब इंटरेस्ट रेट कम हो, यानी कम इंटरेस्ट रेट वाला लोन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए यदि मिलता है तो उससे कई सारी चीजें एक साथ आपकी ठीक होती है। पहली, आपका सेक्टर कॉम्पिटिटिव होता है, एक नए तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपका प्रोडक्ट क्वालिटेटिव बनता है और जॉब्स सस्टेनेबल होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट में जो दिशा दिखाई गई है और इस बात को माना है कि करंट जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उससे ये नहीं संभव होगा, इसलिए इसमें जो बात कही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 शब्दों का इस्तेमाल किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, स्किल्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन चारों डायरेक्शंस में ठीक करना पड़ेगा ताकि एमएसएमईज को जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मुहैया कराया जा सके। प्रोफेसर मुखर्जी, अंतरिम बजट में ये बात रखी गई है कि स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है, 54 लाख की अपस्किलिंग, रीस्किलिंग की गई है, साथ ही 3000 नए आईटीआई एस्टैब्लिश किए गए हैं। आईटीआई की भूमिका को आप कैसे रीड करते हैं? आपने बहुत खूब कही दैट वी नीड टू ट्रेन आवर पीपल ऑन न्यू एज स्किल्स। काफी टाइम ये होता है कि आईटीआई जो वोकेशनल स्किल्स है, जो पुरानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सही है, उसी में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है और उसकी ज़रूरत भी है। हम ये नहीं कह रहे कि उस टाइप की वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में इस टाइप की स्किल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट आईटीआई एंड इंडस्ट्री शुड स्टार्ट स्पीकिंग टू ईच अदर मच मोर। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन में all MSMEs are not in very traditional industries. There are no MSMEs जो ड्रोन बना रही है, there are no MSMEs जो digitized drip irrigation solution बना रही है। हर तरह के हमारे MSMEs है जो न्यू एज इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। जैसे
कुछ पुराने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हमने लास्ट बताया कि रिडंडेंट हो जाएगी, तो वो एमएसएमईज ऑब्वियसली अब न्यू प्रोडक्ट एंड न्यूअर सर्विसेज को ऑफर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आईटीआई को एमएसएमईज के साथ बातचीत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अभी किस तरह की स्किल्स की जरूरत है और उस स्किल को इमीडिएटली अपने कोर्स करिकुलम में इंक्लूड करना पड़ेगा। अनिल जी, ने आईटीआई तो स्थापित किए गए हैं, पर इसको इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के हिसाब से और कैसे रेलेवेंट बनाया जा सकता है, साथ ही इन्हें एमएसएमई से कैसे और बेहतर तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, आपका क्या नजरिया है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आईटीआईज के सामने आज की तारीख में। यदि आप देखें, थोड़ा सा भी दिल्ली के आसपास भी देखें या और भी भारत के दूसरे हिस्सों में, आईटीआईज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि यूथ को अपने यहाँ अट्रैक्ट कैसे करें। उनको तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो आदमी अनएम्प्लॉयड है, बच्चा आज का, जो कि एक्सपोज्ड है सोशल मीडिया से और जिसकी एस्पिरेशंस थोड़ी दूसरे किस्म की है, वो आईटीआई में कोई कितने लोग आफ्टर ऑल आप सोचिए कि इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं या प्लम्बर बनना चाहते हैं या कारपेंटर बनना चाहते हैं। ये एस्पिरेशन नहीं है बहुत सारे लोगों का। तो आईटीआई में उस तरह के लोग भी नहीं आ पा रहे हैं, पहली समस्या। दूसरी समस्या एमएसएमईज का जिस तरह का वर्क एनवायरनमेंट है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, वो भी अपने आप को आईटीआई के ट्रेंड बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। तो यदि आईटीआई में ट्रेंड हो भी रहे हैं तो वो एमएसएमई में नहीं आ रहे हैं। एमएसएमई तो आज भी आप देखिए, मैं समझता हूं कि लगभग 80 से 90% एमएसएमईज में काम करने वाले लोग जो हैं वो आईटीआई के नहीं हैं, बल्कि जो मार्केट से बेचारा जिसको जो ट्रेंड नहीं है उसको एमएसएमई अपने यहाँ ट्रेंड करता है और उससे काम करवाता है। जो आईटीआई ट्रेंड बच्चा है और अच्छे इंस्टीट्यूट से किया है, वो तो उसकी कोशिश रहती है कि किसी लॉ सेक्टर में जाए, पीएसयू में जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाए, तो उसकी एस्पिरेशन थोड़ी सी दूसरी किस्म की है। एमएसएमईज जो है वो आईटीआई के ट्रेंड बच्चों को अपने यहाँ रखते भी हैं, तो उन्हें एक बड़ी अजीबोगरीब मिसमैच दिखाई देता है। जिन मशीन्स पर उसकी ट्रेनिंग हुई है उस तरह की मशीन्स वहां हो के एमएसएमई में नहीं होती, और या जो ट्रेनिंग की क्वालिटी है और जो कंटेंट है, दोनों में ही काफी जो मिसमैच रहता है, जो एमएसएमई की नीड है और जो वहां पढ़ाया गया है। प्रोफेसर मुखर्जी, एमएसएमईज को टैलेंट को अट्रैक्ट, डेवलप और रिटेन करने में कई तरह की चुनौतियां रहती हैं। इसके लिए आप क्या सुझाव को देना चाहेंगे? जो आपने कहा कि एमएसएमईज को रिक्रूटिंग राइट पीपल एंड रिटेनिंग राइट पीपल में बहुत दिक्कत आती है, दैट देयर शुड बी लॉट ऑफ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, विजन ऑफ द कंपनी फॉर द पीपल। काफी टाइम हम देखते हैं कि एमएसएमईज के लोग को कुछ पता ही नहीं होता है, वो एज इफ ना कूप मुंडक की तरह रहते हैं, पता ही नहीं है कि हमारी कंपनी जो कर रही है क्यों कर रही है, उसके प्रोडक्ट कहाँ जा रहे हैं, अगर दुनिया चेंज हो रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी में कैसा होगा, इस सब के बारे में इल्म इवन मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक के लोगों को काफी समय होता नहीं है। तो सबसे पहले तो है द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एमएसएमई शुड engage in sharing as much information as possible about their organization and how their organization is coping up with challenges of current times. That is number one. But information sharing one part. Second is that आप आपके employees को voice दो, उनके problems सुनो, listening to the employees. This is the second one. And third is most important. And ये है that now that you have trained your people, allow them to take decisions. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दीजिए, उनको अथॉरिटी भी दीजिए और इनको इतनी फ्रीडम भी दीजिए कि वो अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। सो दीज आर वेरी 3 important perspective that is important to be introduced in any MSMEs। और रिसर्च कहती है that high performance work practices का जो कॉन्सेप्ट है वो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद पाया गया है। अनिल जी, तो फिर ऐसे में आप इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप की अहमियत को किस रूप में देखते हैं? एमएसएमईज की ग्रोथ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इस पर क्या व्यू देना चाहेंगे? पहली दफा जो NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें जानबूझकर इस तरह के इंसेंटिव्स या इस तरह की रिक्वायरमेंट्स रखी गई है कि एकेडमिया को फोर्स किया गया है कि वो इंडस्ट्री के साथ एंगेज करे। इसकी वजह से अब ये लिंकेजेस बननी शुरू हुई हैं। अभी हमने फिस्मे में वहाँ के लोकल इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर मेरठ में काफ़ी डिटेल स्टडी की है, मेरठ क्लस्टर की,
और वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, खासकर दो जो उनके प्रोमिनेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको एंगेज किया, उनके प्रोफेसर्स को, उनके बच्चों को एंगेज किया और 14 के करीब मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए मेरठ में, 6 सर्विसेज क्लस्टर आइडेंटिफाई किए। वो सब बच्चों ने मिलकर उसकी एक तरह से स्नैपशॉट जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो लिया, कितने आदमी एम्प्लॉयड है, किस तरह की टेक्नोलॉजी है, उससे बच्चों का भी, प्रोफेसर्स का भी और जो इंडस्ट्री है उन सबका ज्ञान बढ़ा, नॉलेज क्रिएट हुई। मुझे लगता है कि ये यदि होने लगे तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए और एजुकेशन के लिए। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। हम एचआर और न्यू एज स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, जब हम न्यू एज स्किल्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एचआर के बदलते रोल को आप कैसे देख रहे हैं? ये जो न्यू एज कॉम्पिटेंसीज की बात हो रही है, इसके लिए एक्चुअली स्पीकिंग एमएसएमईज को बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। अ स्मार्ट एचआर मैनेजर कैन ऑलवेज फाइंड एनफ एक्सरसाइजेस, right? Small games, small simulations available free of cost या बहुत कम कॉस्ट में, जिसको वो अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ वो वीव इन कर सकता है। और आज के दिन में हम एक नया टर्म सुनते हैं, गेमिफिकेशन ऑफ एचआर। उसका मतलब ही क्या है कि आप मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, कभी कभी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, टीम वर्किंग एबिलिटीज ये गेम के तहत सिखाओ। अनिल जी, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स बनाने की बात है और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कई नई संभावनाएं खोल रहा है, क्या ऐसे में नए तरह के हुनर के लिए मैपिंग के जरिए इसे क्लस्टर में गति दी जा सकती है? देखिए, ओडीओपी शुरू जैसे भी हुआ हो, लेकिन उसका एक बहुत ही बिनाइन इम्पैक्ट जो है भारत की इकोनॉमी पे होने वाला है। ये पहली दफा है कि हमारा जो गेज है वो टर्न होगा डिस्ट्रिक्ट की तरफ, डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी की तरफ, उसके इकोनॉमिक एक्टर्स की तरफ, उसमें जो काम करने वाले क्लस्टर्स हैं उनकी तरफ। मेरठ का यदि मैं एग्जांपल लूं आपका, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट वहां पर लिया गया ओडीओपी का, लेकिन ओडीओपी की वजह से ये पता चलना शुरू हुआ कि वहां तो 14 क्लस्टर है। लगभग 90% जो भारत की जनता है सौरभ जी, या तो वो किसी सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ काम करती है या वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। 10% तो कॉर्पोरेट सेक्टर या सरकार में काम करते हैं। तो ये जो 90% लोग हैं, ये कहाँ काम कर रहे हैं और किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, इनको ग्रोथ के लिए किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है, ये आप शहर में जाएं तो पता लगना शुरू होगा। मुझे लगता है कि मैं तो कहता हूं ओडीओपी का जो प्रोग्राम है ये भारत के इकोनॉमिक परिदृश्य को बदलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मैपिंग होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मैपिंग भी सिर्फ एक मोनोलिथ की तरह से नहीं। मेरिट का मतलब होना चाहिए 14 जो वहां पर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर्स हैं उनकी, यानी कि क्लस्टर वाइज नीड। तो जो ब्रास का क्लस्टर है उसकी नीड अलग है, जो स्पोर्ट्स गुड्स का क्लस्टर है उसकी नीड अलग है। उसके हिसाब से मेरिट एज सच आप यदि आप करते हैं कि हम मेरिट की मैपिंग कर देंगे तो कुछ बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड चीज नहीं निकलती है। तो हमें एक लेवल नीचे जाना है और ये पॉसिबल है बिल्कुल। अब हम फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। अनिल जी, जहां एक और नए मौके हैं वहीं ये दौर व्यू का भी है। ऐसे में उद्यमी कैसे अपनी टीम्स को इनकरेज कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं या हायर सीनियर लेवल पर जाते हैं तो पैसे के इंसेंटिव से के मुकाबले और भी ज्यादा जो चीजें इंसेंटिव जरूरी हो जाती है वो है दूसरे को रिस्पेक्ट देना या उसकी काम को वैल्यू करना, डिसीजन मेकिंग में उसका इन्वॉल्वमेंट। यानी कुल मिला के जो एक मैस्लो का जो प्रिंसिपल था कि बेसिक नीड से शुरू होता है, जब हम बिल्कुल सबसे वर्कर लेवल पर शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम हायरार्की में हायर लेवल पर जाते हैं तो पैसे के अलावा डिफरेंट तरह के इंसेंटिव की, सपोर्ट की, एनकरेजमेंट की जरूरत व्यक्ति को पड़ती है। और इसी तरह के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो इसी तरह के करते हुए देखे भी हैं मैंने। Communication by the leader of the company is very, very important in driving the
motivation of the employees, explaining कि तुम्हारा काम क्यों important है, that is very very important in driving motivation. Training him appropriately and providing him organizational support is also very important from the perspective of motivation. Apart from the fact that trying to have a very good work culture where you feel like going to office every day. एसएमई एक्सप्रेस के सेशन में इतना ही। आज हमने एचआर की बदलती भूमिका और न्यू एज स्किल्स पर फोकस किया। हमें ज्वाइन करने के लिए अनिल भारद्वाज और प्रोफेसर कजारी मुखर्जी, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। अगले सेशन में हम नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।